सुनिए, द फर्स्ट थिंग वी आर लर्निंग टुडे इज थ्री डिस्टिंक्शंस, दैट इज सेल वर्सेस अग्रीमेंट टू सेल, इस पे हमारा सेल अग्रीमेंट तो रिवाइज हो जाएगा। दूसरा सेल वर्सेस बेलमेंट, जहां पे हमने बेलमेंट को सेल से कनेक्ट करेंगे, उसको कंपेयर करेंगे। तीसरा सेल वर्सेस हायर परचेज, जहां पे हायर परचेज सिस्टम को हम सेल से कंपेयर करेंगे। कैन वी स्टार्ट? वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जामिनेशन, थ्री डिस्टिंक्शंस। लेट मी ओपन अप। यहाँ पे आ जाओ, आज आपको रिवीजन भी करवा दूंगा फटाफट से। तो आज ये वाली फाइल भी आपको यूज करने दूंगा। देखो यहाँ पे क्या आपको स्क्रीन पर दिख रही है डिस्टिंक्शन बिटवीन सेल अग्रीमेंट टू सेल की डिस्टिंक्शन दिख रही है, बराबर है इसका। अब ये वाली पीडीएफ में आपको भेजूंगा, फिर आप इसकी प्रिंट ले सकते हो, ठीक है। ये वाली पीडीएफ फाइल होगी। अब सेल एंड अग्रीमेंट टू सेल के अंदर माही फर्स्ट पार्ट में ओनरशिप ट्रांसफर सेल में इमीडिएटली हो जाती है। हाँ सर, ओनरशिप यानी प्रॉपर्टी सेल के अंदर इमीडिएटली, लेकिन निष्का अग्रीमेंट टू सेल में ऑन अ फ्यूचर डे और फुलफिलमेंट ऑफ सम कंडीशन जब होगी तब जाके अग्रीमेंट टू सेल से सेल माना जाएगा। क्या आपका ये वाला पॉइंट क्लियर है? बोलो हाँ या ना। चिरायु नंबर 2, सेल हो चुका है, ओनर ट्रांसफर हो चुकी है यानी एग्जीक्यूटेड। यहाँ पे ओनरशिप ट्रांसफर होने वाली है यानी एग्जीक्यूटरी। डिस्टिंक्शन नंबर 2, नेचर ऑफ परफॉर्मेंस कैसा था। नंबर 3, सेल के अंदर रिस्क किसका रहेगा? जो ओनर है यानी बायर का। यहाँ पे किसका रहेगा? जो ओनर है यानी सेलर का, क्योंकि अग्रीमेंट टू सेल में ओनर सेलर रहेगा, सेल में ओनर बायर हो जाएगा। बोलो हाँ या ना। पॉइंट नंबर 3 क्लियर हो गया। पॉइंट नंबर 4 के पहले 5, सर सेल हो चुका है ना सेल, तो हम क्या क्लेम कर सकते हैं? सेल हो चुका है तो हम क्या क्लेम कर सकते हैं? प्राइस। लेकिन अग्रीमेंट टू सेल में हम प्राइस क्लेम नहीं कर सकते, क्योंकि सेल हुआ ही नहीं है भूमिका, यानी हम सिर्फ डैमेजेस क्लेम कर सकते हैं, ना कि प्राइस, क्योंकि सेल हुआ नहीं है। क्या इतनी कहानी, इतने कंडीशन सॉर्टेड है डिस्टिंक्शन के लिए एवरीवन? बराबर। हिमांशु कहाँ पे? हिमांशु, हिमांशु आ गया। एनी मैडम आप रोज होते हो लेक्चर में? सच बोलना, रोज वीडियो ऑन नहीं होता। ऐसा क्यों बेटा? रिदम होता है। बाकी सब बच्चे जल्दी वीडियो ऑन कीजिए। मैं हार्दिक को, ध्रुव को, हिमांशु को, रिदम को देख पा रहा हूँ। along with चिरायु, एनी, पलक, कृष्णा, भूमिका, चिरायु एंड माही, महावीर क्या माही। अब ये लाइन में सिर्फ ये शब्द को फोकस करो, यहाँ पे ये शब्द को फोकस करो। जब आप किसी चीज के ओनर बन जाते हो, कब? जब सेल हो जाता है आपको, तो सेल होने पे वो चीज आपकी हो जाती है, और दुनिया में कोई भी आपको उसको यूज करने की तरीकों में रोक सकता नहीं है। आपको तोड़ना है तोड़ो, जोड़ना है जोड़ो, फेंकना है फेंको, बेचना है बेचो, गिफ्ट करना है गिफ्ट करो, आपको यूज करना है यूज करो, जो करना है करो, क्योंकि वो आपका है। ये हक जो हिमांशु में मिलता है ना ओनरशिप मिलने पे, इसे हम इस हक को हम क्या बोलते हैं? जस्ट इन रेम। ये लैंग्वेज लैटिन है, इसका मतलब है राइट टू एंजॉय द गुड्स अगेंस्ट द एंटायर वर्ल्ड। वो जो चीज आपका घर, आपकी गाड़ी, आपका बंगला, आपकी पेन, आपका शर्ट, आपका टी शर्ट, आपका हेडफोन, आपका मोबाइल फोन आपका है, आपको उसका जो करना है करो। दोस्त को फ्री में वापरने दो, दान कर दो, अपने पास रखो, तोड़ दो, छुपा दो, जो करना है करो, क्योंकि आपके पास क्या है? रैप। क्या है आपके पास? रैप, राइट टू एंजॉय अगेंस्ट द एंटायर वर्ल्ड। समझा मैं क्या बोला? लेकिन अग्रीमेंट टू सेल में आपको खाली उस पर्सन के अगेंस्ट हक मिलता है जिसके साथ आपने कॉन्ट्रैक्ट किया था, इमेजिन, ना कि उस गुड्स के अगेंस्ट, क्योंकि आप ओनर बने नहीं होते। पर्सोनम यानी पर्सनल, पर्सनल, सोनम कपूर का सोनम नहीं, पर्सनल, यानी राइट अगेंस्ट द बायर ओनली, नॉट अगेंस्ट द एंटायर वर्ल्ड। मतलब अग्रीमेंट टू सेल में कौन सा हक मिलता है मुझे? राइट इन पर्सोनम, जिसको हम जस्ट इन पर्सोनम बोलते हैं, और सेल में हमें कौन सा मिलता है? जस्ट इन रेम मिलता है।
रेम यानी राइट अगेंस्ट द एंटायर वर्ल्ड, पर्सोनम यानी राइट अगेंस्ट अ पर्सन। आपको समझा मैं क्या बोला? अब इसको इतना हाईलाइट किया है ना, उसको और एड्रेस के साथ देख के देख लो। क्या आपका ये पार्ट समाप्त हुआ? एवरीवन अभी क्लियर? किसी को डाउट है तो मुझे पूछो यहाँ पे। साक्षी, श्रेया, हार्दिक, नकुल, लक्ष्य, पलक, any doubts here? Distinction one is finished. Distinction टू पे जाओ। आप तीन में से एक एक्सपेक्ट कर सकते हो एग्जाम्स में, एनी वन डिस्टिंक्शन आउट ऑफ दिस थ्री पॉसिबल फॉर द पेपर, पॉसिबल। हैव यू हर्ड सर अबाउट द वर्ड? यस अलग। सर जस्ट इन पर्सनम का एक एग्जांपल दे दीजिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको कुछ ऑर्डर दिया कि बेटा आप केक बनाते हो, मेरे लिए केक बना के देना जिसमें आशीष सर का फोटो हो। अगर ठीक है सर मैं बना के दूंगी। अब ये चीज जो है, ये गुड्स जो है, बर्थडे कब है? अगले महीने। ठीक है सर मैं बनाऊँ। अब आज कॉन्ट्रैक्ट हुआ है लेकिन आज सेल नहीं हुआ। आज सिर्फ क्या हुआ है? अग्रीमेंट टू सेल। क्या बनाओगे बेचोगे तब जाके बात। आज तो सिर्फ कमिटमेंट है, क्या बनाओगे कमिटेड कि मैं खरीदूंगा, कमिटमेंट है कि आप मुझे केक दोगे, कमिटमेंट है कि मैं आपको पैसा दूंगा। लेकिन ये सब कमिटमेंट है जिसको हम क्या बोलते हैं? अग्रीमेंट टू सेल। इसलिए बेटा लेक्चर अटेंड करो। लेक्चर अटेंड नहीं करते तभी दिक्कत आती है। अब अग्रीमेंट टू सेल जो होता है, अग्रीमेंट टू सेल में अगर पलक मना कर दे लास्ट में, सर मैं नहीं बनाऊंगी, या मैं पैसा देने से मना कर दूं, अभी तो केक बनी ही नहीं है। अब जब तक केक बनी नहीं है और पर्सन मना करे, तो उस सिचुएशन में आप, मैं या तो पलक पे या पलक मुझ पे केस कर सकती। लेकिन अगर वो केक बन चुकी होती और मेरी मुझे मिल गई, तो केक मुझे मिलने के बाद, या मैंने वो केक हिमांशु को दे के सर को देना ये केक, तो फिर उस केक को मुंह पे डाले, खा जाए खुद, सर को दे दे, कुछ भी करे, उससे हमें कोई रोक सकता नहीं है, क्योंकि ओनरशिप क्रिएट होने के बाद हम रेम क्रिएट होता है। उसके बाद हम जो कर रहे हैं, पर जब तक एक बनी ही नहीं है तब तक हम सिर्फ पलक के अगेंस्ट केस कर सकते हैं, गुड्स के अगेंस्ट नहीं। रेम मतलब अगेंस्ट द गुड्स, अगेंस्ट द एंटायर वर्ल्ड। पर्सोनल मतलब नॉट अगेंस्ट द गुड, अगेंस्ट द पर्सन ओनली, नॉट अगेंस्ट द वर्ल्ड, अगेंस्ट द पर्सन ओनली, नॉट अगेंस्ट द वर्ल्ड, अगेंस्ट द पर्सन ओनली। समझा के नहीं बोलो? हेलो, हिमांशु क्लियर है? सेकेंड स्टोरी के आने से पहले हम ये वाली स्टोरी खत्म कर देते हैं। सेल वर्सेस बेलमेंट। सेल में हम ट्रांसफर क्या करते हैं? ओनरशिप। बेलमेंट में हम क्या ट्रांसफर करते हैं? पोजेशन। डू यू अग्री? ठीक है। सेल में आप हायर ओनर बन जाता है, जिसको रेम मिलता है, so या रेम रेम यानी उसको जो करना है वो कर सकता है, तभी ही लाइक्स। लेकिन बेली से क्या कर सकता है? जिस हिसाब से इंटेंशन दिया गया वैसा ही उसको करना है, वो कुछ और कर सकता नहीं। जैसे कि
अगर आपने टेलर को स्टिचिंग के लिए कोर्स क्लोथ दी है तो वो सिर्फ स्टिच कर रहा है और कुछ नहीं कर सकता, बट ओनर तो कुछ भी कर सकता है। तो बायर गेट्स डैश, बायर गेट ओनरशिप, बिली गेट्स डैश, बिली गेट्स पोजेशन। गुड्स रिटर्नेबल नहीं होते सेल में, लेकिन यहाँ पे कुछ रिटर्नेबल हो जाते हैं, पर्पस फिनिश होने के आपको कुछ वापस मिल जाने चाहिए। कंसिडरेशन जरूरी कहाँ पे है? सेल में। वो भी कौन से टर्म्स में होता है? सिर्फ हिमांशु मनी में ही होता है, ओनली मनी, ओनली मनी। बेलमेंट कौन सा हो सकता है? ग्रेजुएट्स भी और नॉन ग्रेजुएट्स। अब जिन्होंने लेक्चर नंबर 1 एसओजी का अटेंड नहीं किया है या 2, जिन्होंने बेलमेंट अटेंड नहीं किया, उनको ये समझ में नहीं आ सकता। पर जिन्होंने बेलमेंट अटेंड किया है और जिन्होंने लेक्चर नंबर 1 2 कॉन्ट्रैक्ट का सेल्स अटेंड किया है, उसको ये समझ में पूरा आ जाना चाहिए, क्योंकि वो उसी का रिप्रोडक्शन है। मैं आपको 2 मिनट देता हूँ, आप पढ़ लीजिए। अगर आपने लेक्चर अटेंड किया है तो आपको डाउट है, आप मुझे पूछिए। क्या आप लोगों ने पढ़ लिया? हार्दिक, अभिषेक, श्रेया, any doubts please ask me, I'm waiting, come on fast, so close कर जाओ। ask me a doubt, anyone? no doubts? मुस्कान क्लियर है? तो शुरू करें आगे। तो थर्ड पार्ट जिसके लिए हमने ट्यूशन शुरू की, तो आपको आते ही थे, मुझे ज्यादा पढ़ाना नहीं पड़ा, ये आपने सुना था, अरे मैं नया सीखा, राइट। अब आगे जाता हूँ मैं। इस दिशा, आई कांट सी दिशा है। लेट्स सी समथिंग। Yes, sir. इधर वीडियो क्यों ऑफ है आपका? श्रेयांश, दिशा, नेहा, मोक्ष बंदो, तूने कल क्या कहा था मेरे को? मंथन, नवांशी, बेटा आई डोंट वांट टू आंसर योर क्वेरीज। ध्रुव, अगमप्रीत, मोक्ष बंदो, तूने गलत किया, तूने मुझसे कहा किया था। दिशा, परियर, नंदिनी, ठीक, I've done my job, I wish you do yours। चलिए, आपको पता है हायर परचेज का मतलब क्या होता है? एनीवन? हायर परचेज, हायर परचेज अग्रीमेंट, एनीवन? जिसका तलवार was हायर परचेज अग्रीमेंट। अकाउंट्स में सीखा हायर परचेज, सेल ऑन हायर परचेज सुना है अकाउंट्स में? नहीं सुना? हिमांशु, नेताजी सुना है? यस। So when we hire goods and till the last installment, it is known as hired. But after the last installment, the goods will be termed as hire purchase. कौन दे रहा आंसर? Disha. अलाउड ही नहीं है मैडम आंसर देना, आपको अलाउड ही नहीं है ऐसे आंसर। नो नो, ऑडियो ऑफ है, वीडियो ऑफ, अलाउड नहीं।
सुनो, टेल मी हायर परचेज को सेल से अलग कैसे किया जाए। सुना ध्यान से। नंबर वन, सर हायर परचेज को सेल से अलग कैसे किया जाएगा। सेल में जैसे ही आपने गुड्स दिया एज अ सेल, ओनरशिप इज ट्रांसफर। हायर परचेज में वो ओनरशिप ट्रांसफर होने के लिए you have to pay all the installments, यानी हायर परचेज में अभी माल गया, डिलीवर हुआ, लेकिन जब तक पेमेंट पूरा नहीं होता आप ओनर माने जाओगे नहीं। सेल में आपने माल बेच दिया उधारी पे पेमेंट आया नहीं है, पेमेंट नहीं आया, ईएमआई पे दिया है, और वहां पे भी पेमेंट ईएमआई पे है हिमांशु, यहाँ पे भी ईएमआई पे है, ईएमआई की वैल्यू भी अगर सेम है हिमांशु, फिर भी सेल में वो ओनर बन चुके हैं, हायर परचेज में वो ओनर नहीं बना। अभी आप मुझे बोला व्हाट इज बेटर ऑप्शन, हायर परचेज या सेल। कौन सा अच्छा ऑप्शन लग रहा है आपको, हायर परचेज या सेल। सेल। तुमको क्या है, तुमको क्या लग रहा है, तुमको शक्ल दिख रहा है मेरे को, आंसर तो चुपचाप। हायर परचेज या सेल, बोलो जल्दी अभिषेक, कौन सा ऑप्शन बेटर है, हायर परचेज या सेल। सेल। सेल सर। अंदोज, और दोनों अपने अपनी जगह पे सही है। नो करेगा। सुनो बेटा, सेलर के लिए ऑप्शन, जो बेटर ऑप्शन इज हायर परचेज, एंड बायर के लिए द ऑप्शन बेटर इज सेल। अब इस दुविधा को क्लियर करने की कोशिश करो। दुविधा का आंसर ये है, इफ आई टेल यू बिफोर 20 इयर्स, क्या हर एक के घर पे टीवी था बिफोर 20-25 इयर्स? नहीं होगा। क्या हर एक के घर पे फोन होंगे इतने सारे, 4-4 स्मार्टफोन्स? क्या हर एक घर में एसी, वॉशिंग मशीन, फ्रिज होगा? नहीं होगा। सुना ध्यान से, उस जमाने में जब लोगों के पास पैसे नहीं थे साथ में खरीदने के दृष्टा, तब टेलीविजन वाले, टेलीविजन, वॉशिंग मशीन, फ्रिज वाले क्या करते थे, आपको ईएमआई के बड़ी बड़ी ऑप्शन देते थे, जिससे आप घर पे क्या लेके जा सको, टेलीविजन, फ्रिज, वॉशिंग मशीन। 20 साल पहले मुस्कान और समझो, अब आपको ले जाओ घर पे एसी या टीवी या फ्रिज 1000 रुपया दे के, और 1000 रुपया दे दिया, 20,000 का टेलीविजन या 20,000 का फ्रिज उस जमाने में समझो। अब आपने कहा कि 1000 रुपये दे दिए, बाकी के पैसे हर महीने देंगे 2-2 हजार रुपये और हो जाएगा, और अगले 8 महीने 9 महीने का 2-2 हजार रुपया देंगे, हमें वो फ्रिज, वो टेलीविजन हमारा हो जाएगा। अब अगर 4 इंस्टॉलमेंट्स पे करने के बाद बायर बोले सेठ जी हमारे पास पैसे नहीं है, हम नहीं दे पाते, बाद में दे देंगे। अब ये सिचुएशन में मुस्कान, अगर आपने सेल कर दिया होता, सेल SALE, सेल एस पर SOG कर दिया होता, और वो हाथ जोड़ जोड़ मेरे पास पैसे नहीं, आपको जो करना है कर लो, हम इंसान बुरे नहीं है, पैसे नहीं है हमारे पास, तो आप कहोगे कानून क्या कहता है, आपका कानून कहता है केस कर लो उसके ऊपर, उसको कोर्ट में घसीटो। लेकिन सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट कहता है अभी वो ओनर बन चुका है, मतलब आप गुड्स वापस नहीं ले सकते। अब 20,000 रुपए के गुड्स बेचे थे, उसमें 2,000 कमाने वाले थे, 2,000 कमाने के लिए 12,000 घुस गए आपके, और उसको 12,000 रिकवर करने के लिए आपको लगेगा एक लॉयर जो लगेगा 20,000 रुपए आपके पास है। अभी आप सोचोगे 2,000 रुपए के लिए मैं 16,000 का लॉयर रखूं और रिकवर करने की कोशिश करूंगा, तो धंधा करूं कि लॉयर रखूं? लॉयर रखूं, तारीख पे जाओ, क्या करूं क्या? ऐसा सोचने में आपने क्या सोचा, अरे भाई धंधा नहीं करने का है, रुकड़ा लो रुकड़ा, उधारी का धंधा बंद कर दिया जिसका, उधारी का धंधा बंद किया तो सेल ही बंद हो गया, क्योंकि कैश वाला कोई पैसा ही अवेलेबल नहीं था, पैसा ही मार्केट में पैसा तो होना चाहिए खरीदने के लिए वीजा रोकड़े पे, सब रत्ता वाले तो होते नहीं है, बराबर। ऐसे सिचुएशन के अंदर सबसे बेस्ट तरीका क्या आया कि एक काम करते हैं, अपन हायर परचेज पे गुड्स को बेचते हैं। कौन से परचेज पे? हायर परचेज पे। उसका मतलब
सेठ जी सीधा हिसाब है, आपने उसको दिया गुड्स 1000 रुपए लेके, बराबर है। वो हफ्ता दे जाएगा 2000 का, बराबर है। जितने हफ्ते उसने दिए उतने हफ्ते उसको, उसके पास टीवी रहेगा, फ्रिज रहेगा, वॉशिंग मशीन रहेगा। जिस हफ्ते उसे वो देना बंद कर देगा, उस हफ्ते में हम उसको क्या कर देंगे, वापस ले लेंगे। बोले बढ़िया है, वापस ले लेंगे। हाँ, कैसे? क्योंकि ये सेल है ही नहीं। हमने जो उसको बिल दिया होगा उस पे क्या लिखा होगा, हायर यानी भाड़े पे, परचेज यानी ओनरशिप मिलने का चांस। यानी अगर आप लेके गए हो अभी, तो अभी जो आप ईएमआई पे कर रहे हो वो ईएमआई नहीं, वो भाड़ा है, रेंट है, हायर है। और अगर आपने भाड़ा भरना भरना बंद कर दिया, हम गुड आपको देके चले जाएंगे। यानी ओनर कौन है इसका, सेलर या बायर? सेलर, ना कि बायर। बराबर है। अब जैसे ही ईएमआई पूरे के पूरे भर दिए हिमांशु, तो हम उसको क्या ऑप्शन दे देंगे, ओनर बनने का ऑप्शन दे देंगे। नहीं दे पाया तो वापस दे लेंगे, वापस ले किसी और को बेच देंगे सस्ते दाम पे, वो भी पैसा निकल जाएगा। कोर्ट में केस तो नहीं करना पड़ेगा। हेलो, अभी क्लियर विद द स्टोरी? दैट इज द रीजन व्हाई हायर परचेज इमर्ज्ड। Now, which is the option better option? Sale या hire purchase for seller? Any time hire purchase is better for seller. Do you agree? बायर को क्या डर है पता है? इसका बायर को डर है कि इफ आई बॉट हायर परचेज वो वापस देके जा सकता है, बट इफ आई बॉट एट सेल तो वो वापस देके जा सकता नहीं। अभी क्लियर विद द स्टोरी? हाँ, आगे पूछूं मैं आपको कुछ, ये बोलूं। हायर परचेज is combination of how many contracts? Hire purchase is combination of how many contracts? It is a combination of, it is a combination of two contracts. टू कॉन्ट्रैक्ट यानी एक जब तक भाड़े पे है उसे कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट। क्या कहते हैं उसे? कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट, पोजीशन ट्रांसफर फॉर सम पर्पस, पर्पस दैट यू गेट योर गुड्स बैक। पर जैसे ही भाड़ा खत्म हो जाता है द्राक्षी, क्या बन जाएगा बेटा? जैसे ही आपने सब रेंट्स पे कर दिए, यू गेट राइट टू परचेज, यानी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट प्लस कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल is equal to contract of hire purchase. Contract of bailment plus contract of sale is equal to contract of hire purchase, जहाँ पे जब तक चुकाओगे नहीं पूरा पैसा भाड़े पे खरीदा ऐसा माना जाएगा, और जब जैसे चुका दोगे पैसा आप ओनर बनने की कोशिश कर सकते हो, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल भी है। इसी के बेसिस पे इसके एक एक पॉइंटर्स को पढ़ते हैं। पहला पॉइंट पढ़िए, पहला पॉइंट, पॉइंट नंबर वन समझा? आपके ऑप्शन टू परचेज है, ऑप्शन पर कब मिलेगा? जब आपने सब ईएमआई पे कर दिया है। तो नहीं पे किया तो सिर्फ क्या है, जीआई वो सिर्फ रेंट है, हायर है। ऑप्शन नंबर दो, ओनरशिप तो पास सेल में हो जाएगी, भले ही आपका पेमेंट इंस्टॉलमेंट्स में होगा, फिर भी ओनरशिप ट्रांसफर हो जाएगी। यहाँ पे ओनरशिप पासेस ओनली व्हेन ऑप्शन परचेज इज फाइनल एक्सरसाइज, मतलब जब आप एंड में जाओगे तब जाके बनोगे। यहाँ पे आप ओनर बनते हो, यहाँ पे आप सिर्फ क्या बनते हो,
सिर्फ बेली बनते हो जब तक आप ईएमआई पे ना, तब तक सिर्फ बेली ही हो। यहाँ पे सेल में आप कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट कर सकते नहीं हो। यहाँ पे आप कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट करके अपने को वापस ले सकते हो। ऐसा हायरर आप वापस ले सकते हो। बायर वापस गुड्स क्लेम कर सकता, cannot claim back on default by the buyer. The seller cannot claim back the goods on default on payment. The buyer will have an option to terminate and regain the possession of goods. पॉइंट नंबर 4 एंड पॉइंट नंबर 5 को भी पढ़ लीजिए, मैंने समझा दिया है, शादी से देख लीजिए। आपका ये हायर परचेज सेल वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम। बच्चों हो गया तो रिएक्शन दे दो मुझे बेटा। बोलो डाउट है कुछ पूछो। टाइम सर स्टार्ट। पूछो। सर यस। सर हायर ऑफ परचेज में अगर हाफ पेमेंट किया और हाफ नहीं किया तो सेलर हाफ पेमेंट फॉरफिट कर सकता है कि रिटर्न करना पड़ेगा? नहीं फोर्स है, मतलब पूरा फॉरवर्ड। तूने ये प्रश्न पूछा यानी तू समझा ही नहीं। तूने जितना पेमेंट किया ना वो भाड़ा था तेरा, क्या था? रेंट। जितना महीना तूने यूज किया उसका रेंट था। रेंट प्रॉफिट होता है, तू मुझे बता। रेंट तो इनकम हो गई उसकी, इसका एक्सपेंस हो, बात खत्म हो गई। रिफंड करने की बात ही नहीं आती। रिफंड करने का कॉन्सेप्ट आता ही नहीं, क्योंकि वो क्या है, हायर का रेंट था। रेंट। रेंट को कैसे फॉरवर्ड का कॉन्सेप्ट ही नहीं, शेयर कैपिटल थोड़ी था कि तू फॉरवर्ड कर रहा है। हेलो, समझा? सर पहले स्टार्टिंग में अगर कुछ डाउन पेमेंट लिया तो भी हायर परचेज ही हो? क्या बोला वापस बोल। अगर स्टार्टिंग में उसने डाउन पेमेंट लिया फिर इंस्टॉलमेंट्स करा तो? आप इंस्टॉलमेंट्स डाउन पेमेंट करो, इंस्टॉलमेंट्स लो। उधारी तो सेल में भी होती है और हायर परचेज में भी होती है। तो आप ये मत समझो कि उधारी है मतलब हायर परचेज है। ऐसा हो सकता है कि सेल होने पर भी वो उधारी हो। समझा मैं क्या बोला? तो आपने गुड्स, मैंने निशा को मेरा मेरा वॉच बेच दिया, पेमेंट वो ईएमआई में करेगी। तो ये कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑन ईएमआई।
मैंने निष्का होगा, निष्का आई एम गोइंग टू गिव यू गोल्ड वॉच बट इट विल बी ऑन हायर परचेज, तो फिर वो अलग कॉन्ट्रैक्ट है। मतलब दोनों ईएमआई में हो सकते हैं बेटा, दोनों ईएमआई में हो सकते हैं। हर चीज जो ईएमआई पे है वो हायर परचेज नहीं है, हर चीज जो ईएमआई पे है वो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल नहीं, डिपेंड्स आपके इनवॉइस पे क्या लिखा है। हेलो, हायर परचेज, हायर परचेज, समझा? अरे जाओ पूछो कुछ, आपको मैं कुछ पूछूं अभी आपको, मैं पूछूं, बंदो मैं पूछूं, तो आपने मुझे थोड़ा सा पूछा है तो मैं भी कुछ पूछता हूँ, फिर तो करता हूँ। हायर परचेज के अंदर ओनर कौन है? जिसने एसेट बेचा हो, किसने एसेट लिया हो? जिसने बेचा। यस नवांश, नवांशी आप मेरे प्रोटोकॉल से बाहर हो, पर ठीक है चलो छोड़ दिया, बोलो मुझे। Sir, the one who sells the good. जिसने गुड्स को बेचा है वो ओनर है, नवांशी कह रही है, क्या ये सत्य है? सर जिसने खरीदा है उस वो है। जिसने खरीदा है वो है, सबसे दूसरा आ गया। सोहानी बेटा क्या कहना चाह रहे हो आप? सर जब तक उसने पूरा पेमेंट नहीं करा है तब तक जो उसने सेल करा है वो ओनर है, और जब पूरा पेमेंट हो जाएगा तब जब जिसने परचेज करा है वो ओनर है। जब आप अकाउंटिंग करने बैठोगे, मानो आप मेरे अकाउंटेंट हो, मैंने हायर परचेज पे नेस्का का वॉच बेचा, आगे अकाउंटेंट भूल हो गई। यस सर। हाँ ये रही, मैंने आप मेरे अकाउंटेंट हो, मैंने बोला कि मैंने ये वॉच नेस्का को बेचा बेटा ऑन हायर परचेज एंड शी इज पेड अस रुपीस 10,000 एज ऑफ नाउ। आप मुझे कैसे अकाउंटिंग करोगे, उसको रेवेन्यू बुक करोगे या नहीं करोगे? सर अभी तो सेल्स ही कंसिडर करेंगे। सॉरी सॉरी सॉरी, 1 लाख की वॉच है, अभी 10,000 दिए है, आगे के पैसे 10,000 रुपये हर महीने देगी। अब बोलो। सर अभी तो सेल्स ही कंसिडर करेंगे, अगर बाद में अगर। करोगे तो निष्का ओनर बन गई, तो निष्का आपके बुक्स में तो वो तो फिर निष्का ओनर हो गई। आपने तो अभी कुछ मुझे बोला, जब तक ये ना हो तो वो ना हो तो ये, सका अभी तो बोला आपने मुझे। अब बताओ, तुमने तो तुमको छेड़ा है, बराबर छेड़ा है तुमको, मैंने तुमको बराबर आंसर दो। चलो कहो आपकी होशियारी बताओ अभी, कहो। सर जिसने खरीदा वही होगा क्योंकि उसने रेंट दिया है उस चीज का तो। सीधा है वो ओनर हुआ, अगर वो ओनर होता हिमांशु तो वापस नहीं कर पाता। क्या कैसा लगता है आपको आगे का पार्ट हिमांशु? लास्ट पर्सन टू आस्क क्वेश्चन, बाकी सबकी शक्ल पे लगता है कि यहाँ से रहने की इच्छा ही नहीं। साक्षी तो मैसेज में टाइम लेक्चर के अंदर मस्ती करती है, तो सेकंड आई वुड हैव आस्क्ड सर गूगल द सेकंड वन, बट मैंने छोड़ दिया उसको। वो भी वो जासूस यहाँ पे ही है, बट छोड़ दिया साक्षी आया, मैंने आपको निकाला, उसको नीच उसको छोड़ दिया है, ठीक है हिमांशु बोल। क्या हुआ आपको क्या लगता है? मैं बोलो आंसर दो मैं। देखो, लीगली जो सेलर ओनर है, क्योंकि अभी तक इंस्टॉलमेंट्स पे हुई नहीं, तो ओनर कौन है? सेलर, मतलब हायरर, हायरर ओनर। दूसरा, ओनरशिप ट्रांसफर नहीं हुई है, दैट इज फॉर श्योर। जब आपने गुड्स को दिया तभी ओनरशिप ट्रांसफर हुई नहीं है, तभी वो क्या था, बेलमेंट था, क्या था, बेलमेंट। अब मेरा प्रश्न, ये तो क्लैरिटी आ गई कि एसओजी से बाहर है, क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एलिमेंट और कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल बाद में हो रहा है, तो ये एसओजी अप्लाई होता ही नहीं, क्योंकि क्या है, बेलमेंट है, इनिशियली बेलमेंट है। डू यू एग्री? ट्रांसफर पोजीशन पॉसिबल। मेरा क्वेश्चन ये है आप लोगों से,
ये एसेट किसके बुक्स में आएगा? हायरार्की या हायरी के? तो आप कहोगे हायरार्की बुक्स में आएगा। या ये एसेट कौन से किसके बुक्स में होगा? हायरार्की या हायरी के? समझ समझो, मैंने एक वॉच 1 लाख रुपए की वॉच निष्का को दी है, तो हायर परचेज पे दी है। लीगली मैं ओनर हूँ उस चीज का, क्योंकि हायर परचेज पे है। निष्का उसको यूज कर रही है। डेप्रिशिएट कौन कर रहा है, मैं या निष्का? डेप्रिशिएट कौन कर रहा है, मैं या निष्का? निष्का। किसके बुक्स में रिकॉर्ड होगी, मेरे या निष्का के एज एसेट? आपकी अकाउंटिंग व्याख्या को मैं चेंज करने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ। आपको लगता होगा कि आप अकाउंट्स के शेयर बन चुके हो, तो थोड़ा थोड़ा आपको जगा रहा हूँ। Sir, in your books it उसके बनने will वाला। be. हाँ बोलो। Sir, in your books it will be assets, and in Mishra's book it will be माइक liability. दिलाओ गिफ्ट में, सर को बोलो इसको माइक दिलाएगा। अच्छा, म्यूट कर दिया मैंने उसको। बेटा कुछ खर्चा करो थोड़ा, नहीं तो मैं यहाँ से गिफ्ट भेजूंगा आपको। बोलो बेटा, इसको इसको पूछने को मौका ही मत दो, किसी और को फोन करके बता दे कि मुझको फोन कर, मैं सुनेगा, ठीक है? लेक्चर के बाद अभी मत कर होशियारी, बाकी सब क्या करेंगे? चलो बाकी सब बोलो। इसका आंसर पता है कहाँ छुपा हुआ है? इतना ब्यूटीफुल आंसर है, बाप रे बाप। अकाउंटिंग के कुछ प्रिंसिपल्स है, अकाउंटिंग के कुछ प्रिंसिपल्स है। इसमें एक प्रिंसिपल है गोइंग कंसर्न, जो आपने सीखा है। वैसे एक प्रिंसिपल गोइंग कंसर्न का आंसर नहीं दे इसका, वैसा एक और प्रिंसिपल है जो यहाँ पे काम में आता है, वो है सब्सटेंस ओवर फॉर्म। सुना है इस प्रिंसिपल का नाम? सब्सटेंस ओवर लीगल फॉर्म। शायद सुना होगा थोड़े लेवल पे, आगे जाके सुनोगे इंटर फाइनल पे पहुंचते पहुंचते। ये प्रिंसिपल थियोरी में आता है आपके। तो ये प्रिंसिपल पता है क्या कहता है कि भले ही लीगली हायरर ओनर है, भले ही लीगली हायरर ओनर है, ये ओनर बनने की इच्छा किसकी है? हायरी जो खरीद रहा है वो ओनर बनने के लिए खरीद रहा है, लेकिन वो तो हमने उसको ओनर बनने क्यों नहीं दिया? क्योंकि अगर वो पैसा नहीं दे पा रहा, हम उसको वसूल कर सके। मतलब ओनर बनने की तीव्र इच्छा किसकी है? हायरी की है। और लीगली ओनर कौन है? हायरर है। बोलो हायरर। वो वॉच आके खुश कौन हुआ, मैं या निष्का? निष्का। वॉच सबको दिखाई कि मुझे, मैंने, निष्का ने अगर वो वॉच नहीं एक्टिवा होती तो लाल किसने फोड़ा, मैंने और निष्का ने? निष्का ने फोड़ा। कौन कहता है एक्टिवा ली, मैं या वो? सर वो बोलेगी मैंने एक्टिवा ली, मैंने एक्टिवा ली, मैंने एक्टिवा ली, भले हायर पे हो। मैं कहना चाह रहा हूँ, कानून अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स कहते हैं अकाउंटिंग लीगल ओनरशिप पे नहीं होती, अकाउंटिंग सब्सटेंस पे होती है, जो लीगलिटी के ऊपर है। सब्सटेंस यानी ओनर बनना चाहता कौन है? मैं क्या चाहता हूँ हिमांशु, मैं बेचना चाहता हूँ, भले मैंने बेचा नहीं है। और निष्का खरीदना चाहती है, भले वो खरीद नहीं पाई है। तो अकाउंटिंग लीगलिटी पे नहीं होती, अकाउंटिंग इस पे होती है, आपकी इच्छा के अनुसार होती है। यहाँ पे मुझे सेलर बनने की इच्छा है और उसे बायर बनने की इच्छा है, इसीलिए निष्का के बुक्स में बाई होगा, एसेट होगा। निष्का एसेट बुक करेगी, निष्का डेप्रिसिएशन देगी, मैं इमीडिएटली सेल बुक करूंगा। इतना सोचने की कोशिश कर सकते थे हम जब हम पढ़ते बैठे, डिस्टिंक्शन बिटवीन। इतना सोचते, सोचने से भी हम सोचने की भी सोचते नहीं, बराबर। एक बार पढ़ लीजिए, आई होप आपने पढ़ लिया, राइट? पढ़ लिया है ना ये? यूनिट Sir, नंबर 2 को हम रिकैप करने की कोशिश करके यूनिट नंबर 1 पे चले जाते हैं फटाफट से, ठीक है? तो डाउट कोई कुछ बीच में कुछ पूछ रहा था मुझसे, पूछो। sir, बोलो बेटा। सर जो फिर लीगली तो ओनर सेलर ही है, तो लाइक वो अपना गुड्स वापस विड्रॉ कर सकता है, वो कैंसिल कर सकता है कॉन्ट्रैक्ट। हायर परचेज पे कर सकता है।
कर सकता है ओके। ठीक है, हायर परचेज में जो कर रहा है ना बेटा, पता है वो क्या कर रहा है? वो गुड्स वापस से जो ले रहा है वो पता है क्या कर रहा है? वो बेलमेंट का राइट यूज कर रहा है। बेलर कैन टर्मिनेट द कॉन्ट्रैक्ट, बेलर कैन कैंसल द कॉन्ट्रैक्ट, ही डज नॉट गेट द गुड्स और यू डज नॉट गेट द प्राइस ओवर दिस। तो वो राइट बेलर का आएगा बेटा, क्योंकि इनिशियली वो कॉन्ट्रैक्ट कौन सा है? कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट। You get your goods back if your work is finished. You know, when if you remember bailment, when the time gets over, you get your goods back. Then the contract is when the work is done, you get your goods back. तो यहाँ पे क्या होगा? Actually, the moment you stop paying money, I will say the time is over, you get your goods back. That's what you use. बहुत कुछ लगता है अकाउंट्स पढ़ने से पहले वो अकाउंटिंग फिजिबिलिटी लॉ से आती है कि वो आप कर सकते हो या नहीं। वो कौन सिखाएगा? लॉ। फिर आप वो चीज करोगे मोक्ष, और करने के बाद वो अकाउंटिंग होगी। पहले क्या सीखना पड़ता है? लॉ। जहाँ पे आप वो चीज कर सकते हो या नहीं उसको समझते हो, फिर वो चीज एग्जीक्यूट होती है, जैसे सेल या परचेज, और फिर उसकी अकाउंटिंग होती है सेल और परचेज। एनीवेज, मैं एक फ्लैशबैक देता हूँ फटाफट से, और फिर हम जाते हैं यूनिट नंबर 1 को फिनिश कर देंगे फटाफट से, ठीक है? मुझे कल सब आई थिंक आई वांट टू डू दिस यस्टरडे, बट सिंस आई वाज नॉट एट होम, नॉट एट ऑफिस यस्टरडे, तो फिर वो गड़बड़ हो गया, नेटवर्क भी इशू आना शुरू हो गया। चलिए मैं शुरू करता हूँ रिवीजन टू यूनिट नंबर 2। लेट्स स्टार्ट। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल का डेफिनेशन इज मोर रेलेवेंट टू एंटर द एम्बिट ऑफ एसओजीए, क्योंकि अगर ये सीखा और ये समझा तो ही आप एसओजीए अट्रैक्ट कर सकते हो। यानी जब सेलर बायर को गुड्स की ओनरशिप ट्रांसफर करता है या करने वाला है फॉर अ प्राइस, तो ही एसओजी की शुरुआत होगी। बायर मतलब कौन? जो बाय करेगा या करता है। सेलर मतलब जो सेल करेगा या करता है। प्रॉपर्टी यानी ओनरशिप, गुड्स मतलब ऑल काइंड ऑफ प्रॉपर्टी गुड्स है, लेकिन स्टॉक एंड शेयर्स, वही क्रॉप्स, गुड्स अटैच्ड टू लैंड, अग्रीड टू बी सीवियर्ड, वो भी गुड्स माना जाएगा। लेकिन क्या गुड्स नहीं है? अरे सर मनी गुड्स नहीं है, एक्सटेबल क्लेम गुड्स नहीं है। सर समझी गई हूँ? हाँ समझी गई। सर मनी में क्या गुड्स नहीं है? सर मनी में आपका लोकल मनी गुड्स नहीं है, फॉरेन करेंसी गुड्स है, ओल्ड रेट कॉइन गुड्स है, बराबर। प्राइस मतलब क्या? प्राइस मींस मनी का, यानी सेल में पैसा मिलना जरूरी है, वैसे तो कुछ भी नहीं चलेगा, मनी 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 होना चाहिए। फीचर्स क्या है? दो पार्टी होनी चाहिए, ट्रांसफर ओनरशिप होना चाहिए, गुड्स होना चाहिए, प्राइस होना चाहिए, सब हमने देख लिया। सर गुड्स का प्राइस डिटरमाइन कैसे होता है? सर 4 रास्ते हैं। एक, कॉन्ट्रैक्ट में पार्टी डिटरमाइन करेगी, दूसरा मार्केट डिटरमाइन करेगा, तीसरा थर्ड पार्टी डिटरमाइन करेगा, और चौथा मुस्कान कोई नहीं करेगा, तो रीजनेबल प्राइस विल बी द डिटरमिनेशन फैक्टर। 4 चीजें। सुहानी याद आया? सो नेक्स्ट क्वेश्चन, सो अगर वो प्राइस डिटरमाइन नहीं कर पाए तो क्या होगा? सुहानी, अगर प्राइस डिटरमाइन नहीं होगा तो क्या होगा? तो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड होगा, और वॉइड कब नहीं होगा? गुड्स यूज हो चुका है तो पे करना पड़ेगा रीजनेबल प्राइस, गुड यूज नहीं हुआ है तो कैंसिल हो जाएगा। और अगर मुस्कान किसी ने रोका था थर्ड पार्टी को तो क्या होगा? डैमेजेस पे करना पड़ेगा टू द पार्टी। क्या ये याद आया? हमने एग्जांपल लिया था किसका? हिमांशु का, जो गया था परफ्यूम लेने। आई होप यू रिमेम्बर। फिर सेल यानी ट्रांसफर ओनरशिप, अग्रीमेंट टू सेल यानी एट अ फ्यूचर टाइम और फ्यूचर कंडीशन टू बी फुलफिल्ड लेटर, बराबर। शाबाश। फिर स्पेसिफिक असेट अनअसेट गुड्स की बात की हमने। एग्जिस्टिंग के थिंग बाइफर्केशन, एग्जिस्टिंग गुड्स मतलब जो गुड्स सेलर के पास है, कब? एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। सो वो गुड्स जो मेरे पास है उसके 3 ऑप्शंस थे, एग्जिस्टिंग के 3 ऑप्शन है, स्पेसिफिक, असर्टेन एंड अनअसर्टेन। स्पेसिफिक गुड्स यानी ऐसे गुड्स जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल बनने से पहले या बनने के वक्त क्या हो चुके हैं? आइडेंटिफाई और अग्रीड हो चुके हैं। जो गुड आइडेंटिफाई अग्री नहीं हुए वो सब कौन से हैं? अनअसर्टेन है। और जैसे ही आइडेंटिफाई अग्री हो जाएंगे, माही गलत सोचा बेटा आपने, जो आइडेंटिफाई अग्री हो चुके हैं वो स्पेसिफिक है अगर कॉन्ट्रैक्ट के पहले या कॉन्ट्रैक्ट के वक्त हो चुके हैं। जो कॉन्ट्रैक्ट के बाद होंगे वो असर्टेन कब बनेंगे? जब आइडेंटिफाई होंगे, अग्री होंगे, तब तक वो क्या रहेंगे? अनअसर्टेन रहेंगे। क्या ये क्लियर है? For future goods yet to be manufactured, yet to be produced, yet to be acquired, yet to be convenient goods, जो future goods का आना ना आना सर्टन नहीं है,
अनसर्टन है, तो फिर वो फ्यूचर गुड्स कंटीन्यूअस गुड्स बन जाएंगे। और ये लिस्टिंग से हमने 3 देखे और सब्जेक्ट को समाप्त किया। कंफर्म करो, कंफर्म करो, कंफर्म करो। प्लीज पिक्चर मिस मत करो, भारी पड़ेगा आगे जाके। आगे जाओ।